हस्बैंड यहाँ पे है तो वाइफ कहीं और है, बच्चा कहीं और है, दादाजी कहीं और हैं और नाना जी कहीं और हैं, ये सब, और जबकि रह रहे हैं एड्रेस एक ही है और उसमें अलग अलग। अब तो तस्वीरें दूसरी हो गई हैं प्रशांत जी। तस्वीर ये है कि शर्मा जी के यहाँ शबनम जी मिल रही हैं और ये भी तस्वीर है। तो अलग अलग तस्वीरों में, और ये कोई बुराई नहीं है, हमारा परिवार, हमारा समाज ऐसा रहा है जहां शर्मा जी के यहाँ शबनम जी मिलती रही हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब चुनाव और उस पैटर्न पे चुनाव आयोग एसआईआर में वोट आपके काटे, मतदाताओं को मतदान से अगर दूर करने की साजिश रची जाए, तो बहुत ऐसी बातें हैं जो सामने आ जाती हैं जिस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है। इसीलिए यहां पर हम आज जब मुंबई के इस, न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग निकायों के, नगर निगमों के जो चुनाव हो रहे हैं, 29 निगमों के जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों पर अगर नजर फैलाते हैं, डालने की कोशिश करते हैं, तो साफ नजर आता है कि यहां परिस्थितियां धीरे धीरे और भयावह होती जा रही हैं। क्या सही कह रहा हूं प्रशांत जी? भयावह वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर बिल्कुल ही यहां जितनी बातें कर लीजिए, कोई प्रभाव, कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हों या चाहे आप जन अदालत में खड़े हों, जनता के बीच खड़े हों, करेंगे वही जो हम चाहेंगे। और उसी में ऐसे चुनावों को आप आज कंडक्ट करवा लीजिए, लेकिन कितने दिनों तक? जिस आंदोलन की आप बात कर रहे थे, जेपी आंदोलन की तरह आंदोलन होना चाहिए, इस चुनाव सुधार की बात आप कर रहे थे, क्या यहां से कुछ दिखाई देता है? क्या जनभावनाओं में इतनी यहां पर व्याकुलता, बेचैनी नजर आती है आपको? देखिए, अब भी अगर देश की जनता और पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ना जागे तो कब जागेगा? अब आप देखिए कि जो जो धीमे रिजल्ट आ रहा है, ये बहुत षड्यंत्रकारी है। लगभग 1.25 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है काउंटिंग शुरू हुए, और अभी भी आप देखिए कि 50% के आसपास ही रुझान है बहुत सी जगहों के। मुंबई के अब आए 1 घंटे तक करीब लगभग रुका रहा मामला, और ये बहुत षड्यंत्रकारी है, साजिशन है ये जो दिखाई दे रहा है। और ये केवल मुंबई की बात नहीं है, मैं थाने में देख रहा हूँ 131 में से सिर्फ 31 के रुझान है, नासिक में 122 में 36 के रुझान है, पुणे में 165 में केवल 66 के रुझान है, नागपुर में थोड़ा ठीक चल रहा है, लेकिन पुणे में आप देखिए 165 में 62 रुझान है केवल। अब उन 62 रुझान के आधार पे हम अजीत पवार की पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक बात। दूसरी चीज ये कि देखिए, क्या आपको एक भी साउंड बाइट, कोई ट्वीट, कोई शिकायत बीजेपी के किसी उम्मीदवार या नेता की आई क्या कि उसके मतदाता कंफ्यूज हो रहे हैं, उसके मतदाता का पोलिंग बूथ बदल दिया गया है? आपने नहीं सुनी होगी। ये बड़ी कारीगरी है कि बीजेपी के मतदाता का पोलिंग बूथ सही है, उसका काम सही चल रहा है, बाकी लोग परेशान हैं, बाकी लोगों के पोलिंग बूथ के सेंटर बदल जाते हैं, कुछ और हो जाता है, कुछ और हो जाता है। तो चुनाव आयोग के खिलाफ अगर अभी भी एक राष्ट्रीय आंदोलन ना हो, जो बंगाल में किया उन्होंने, जो बिहार में किया, जो महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में किया, और अब बीएमसी के चुनाव में जो दिख रहा है, तो अभी भी अब कितने और विपक्ष जो है इस तरीके के चुनाव हारेगा कि तब इनको सुध आएगी। तो ये पूरा मामला कार्यकुशलता का भी है। दूसरी एक बात जो अभी अमरेंद्र जी कह रहे थे, उसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कि शुरुआत कीजिए उड़ीसा से, तेलंगाना से, जिसने जिसने बीजेपी का साथ दिया, जनता दल एस, वो जिसने जिसने बीजेपी का साथ दिया, हाथ पकड़ा, वोट दिया, राज्यसभा में, लोकसभा में, बिलों में, या साथ में अकाली दल को आप देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह को देख लीजिए, जिसने ये ऐसा पारस है जो सोने को लोहा बना रहा है, तो उल्टा काम कर रहा है, तो उसको वो उनका राजनीतिक भविष्य जो है वो गर्त में चला गया। इस चुनाव में 2 बड़े क्लासिक केस स्टडी सामने आएंगे, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार।
आप सोचिए कि थाने में पीछे चल रहे हो बीजेपी से। और एक दूसरी बात ये राजीव जी कि अभी तक जो ट्रेंड सामने हमारे पास है, और लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना 80 सीट तो कम से कम 70-80 सीट ले जाएगी अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से। अगर 70 से ऊपर सीटें उनको आ रही हैं इस माहौल में भी, इस तरीके के चुनाव आयोग के साथ भी, तो ये माना जाएगा कि ब्रांड ठाकरे मौजूद है और उनकी पॉलिटिक्स बच गई। असली और नकली शिवसेना का भी फैसला हो गया। शिवसेना मूलतः मुंबई की पार्टी है, तो असली और नकली शिवसेना का फैसला भी हो गया। उद्धव बाल ठाकरे की लेगेसी किसके पास है उसका फैसला भी हो गया, और ब्रांड ठाकरे भी बच गया अभी तक के ट्रेंड के हिसाब से। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जरा जल्दी से इकबाल जी, क्या आपको लगता है कि जब बृहन मुंबई की हम बात कर रहे हैं, बीएमसी की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मुख्य लड़ाई जो है वो बीजेपी से नहीं, मुख्य लड़ाई यहां शिवसेना उद्धव गुट वर्सेस शिवसेना शिंदे गुट। और वैसे में जो यहां बात कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, इसमें कितना दम है कि अगर उद्धव गुट, ये 62 सीटें अभी उद्धव गुट को दिखाई दे रही हैं, इसमें से ये मान के चलिए कि 55 सीटें उद्धव के पास हैं अभी रुझानों में, और इसको अगर देखा जाए तो क्या उस अपनी जो छवि, जो एक राजनीतिक पकड़ जो रही है यहाँ पे मुंबई में, मुख्य रूप से मुंबई की पार्टी, उस पकड़ को अभी तक बरकरार रखने में उद्धव ठाकरे अपने कुनबे के साथ यहाँ कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजीव जी, सबसे पहले तो मैं कहूं कि थाना के अंदर अभी जो है एकनाथ शिंदे जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। प्रशांत जी ने कहा, अभी जो और रिपोर्ट्स आ रही है उसके अंदर एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। अब आते हैं मुंबई के ऊपर। देखिए मुंबई के अंदर जो अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ठाकरे ने अपनी पकड़ पूरी तरीके से बना के रखी है, क्योंकि उसकी वजह साफ मैं आपको बता दूं, भिवंडी जो कि तकरीबन 55% से ज्यादा मुस्लिम इलाका माना जाता है, वहां पर भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। वहां यूबीटी का एक कैंडिडेट नहीं है जो मतलब रेस के अंदर हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और जो गणित मुंबई को लेकर खेला जा रहा है वो ये ऐसा माना जा रहा है कि जो एक विधानसभा की सीट होती है उसमें 6 या 6.5 आप मान सकते हैं कि कॉरपोरेशन की सीट निकलती है। तो 21 सीटें जो है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के अंडर में आई है, जो मतलब विधानसभा जीते हैं। तो उस हिसाब से उनका कैलकुलेशन है कि 130 से ज्यादा जो सीट्स है वो उनके पास आई हुई है। कांग्रेस को तकरीबन 3 सीटें मुंबई के अंदर मिली थी, जिसके अंदर ये माना जाता है कि 18 से 19 सीटें जो है वो उनके क्षेत्र के अंदर मतलब विधानसभा क्षेत्र में पड़ रही है। वहीं शिवसेना को 10 सीटें मिली थी, यानी 17 सीटें वो मिल रही। तो उस कैलकुलेशन को अगर देखा जाए तो देखिए मुंबई के अंदर अभी 60 से ज्यादा सीट अगर आना, वाकई में प्रशांत जी सही कर रहे हैं कि वो एक चीज साफ हो जाएगी कि मराठी मानुस किसके साथ है। उद्धव ठाकरे जो है वो ठाकरे परिवार का वर्चस्व अभी है। अभी जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखिए 1997 के बाद, 1997 एक ऐसा दौर था जब मुझे लगता है कि शिवसेना की सबसे ज्यादा सीट आई थी, तकरीबन 103 के आसपास सीट आई थी, और उसके बाद में उसने कोalition गवर्नमेंट बनाई थी, सत्ता बीजेपी को पीछे रख करके काम किया था। तो इस तरह लगातार ये बढ़त बनती गई थी। और उसके बाद भी जब 2014 के अंदर एक पावर में आने के बाद में बीजेपी के जब उनका अलायंस था और 2017 में इलेक्शन हुआ था, तो 84 और 82 यानी 2 सीटों का फर्क था। मतभेद होने के बावजूद भी जो है बीजेपी ने पीछे समर्थन दिया और सेना ने जो है सरकार बनाई और उनका अपना मेयर बनाया गया, माफ कीजिएगा। अब मुद्दा कुल मिलाकर के इस बार का भी यही है कि जैसे मैंने अपने शुरुआत में भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति को अगर समझना है और पकड़ना है, और फडणवीस जैसे प्रशांत जी ने भी कहा कि उसका सपना अब महाराष्ट्र से निकल के दिल्ली तक का पहुंच रहा है, तो उसके लिए ये सारे ही जगह पर अपनी पेड़ बनाना, अपने लोगों को लाना और चीजों को कब्जा करना वो जरूरी है, खास करके फडणवीस के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियल हब है देश का। अगर यहाँ चीजें सही रिश्ते पकड़ में आ जाती है तो तकरीबन 1 लाख करोड़ का ये बजट होता है बीएमसी का, जिसके अंदर
स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो सबसे बड़ा रोल अदा करती है। और मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर सड़कें नाले की सफाई को और इन सारी चीजों को लेकर के 60% से ज्यादा का बजट जो है इसी में खर्चा होता है। ऑन पेपर जो होता है मुझे लगता है कि सीमेंट कंक्रीट रोड भी बनते हैं तो उसकी उम्र जो होती है 20 साल की होती है, लेकिन मुझे लगता है 2-2 साल के अंदर 3-3 साल के अंदर सड़कें जो है वो तोड़ करके फिर एक बार बनाने की बात शुरू की जाती है। तो इससे एक साफ संकेत है कि इस महानगर पालिका के अंदर अगर पकड़ बनती है तो अपने जो ग्राउंड लेवल के जो अलग अलग लोग हैं उन्हें सेट किया जा सकता है, उनको अलग रिश्ते बढ़ाया जा सकता है। और इन सारी ही चीजों को लेकर बीजेपी अभी ये सारी चीजों को खेल कर रही है। अभी जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, हालांकि रुझान के अंदर तो ठाकरे परिवार को एक अच्छी सीटें मिलती हुई नजर आ रही है दोनों भाइयों के एक होने के बावजूद भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी 1-2 घंटा और देखना पड़ेगा कि अगर जो रुझान चल रहा है अगर वही कन्वर्ट होता है सीट्स के अंदर तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से प्रशांत जी ने कही वाकई में वो तारीफ काबिल होगा कि न चाहते हुए भी ठाकरे फैमिली का कब्जा जो है वो बरकरार रहेगा, लेकिन आसार ऐसे मुझे नजर आ नहीं रहे। अभी मैं ये कहूंगा कि 1-2 घंटा हम इंतजार कर ले, उसके बाद ये पिक्चर पूरी साफ हो जाएगी कि आखिरकार बीजेपी और सेना के अंदर क्या फर्क है। दूसरी बड़ी बात है कि मुंबई के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे को जो है वो थोड़ा सा कम करके आगे लाया जाएगा, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से कि विधान के अंदर जिस तरीके से एक मार्जिन रखा गया था विधानसभा के अंदर कि अगर वो पावर में आते हैं बीजेपी वाले, अगर उनके साथ कोई लोग नहीं भी जुड़ते हैं तो वो अलग से अपने लोगों को तोड़ करके अपनी सत्ता बना सकते हैं। इसी तरीके से जो ये पूरा गणित बिठाया जाएगा वो महानगर पालिका के अंदर भी मुंबई के अंदर बनाया जाएगा। हालांकि भले ही थाना वो एकनाथ शिंदे को दे दे, क्योंकि थाना जो है वो उनका गढ़ है और आने वाले दिनों में उससे बड़े काम लेने हैं। और एकनाथ शिंदे एक ऐसे नेता है जो खुल करके लड़ने की ताकत रखते हैं। तो उन सारी चीज को लेकर के हो सकता है थाने जो है वो लगातार शुरुआत में जब हमने देखा और अभी जाकर के जो रुझान आ रहे हैं वो अलग धीरे धीरे करके सेना जो है वो बढ़ती जा रही है एकनाथ शिंदे की। तो इसी तरीके से मुंबई के अंदर ये उलट फेर रहेगा सारी चीजों का। 2-3 घंटे में सारी चीजें साफ हो जाएगी कि जो रुझान अब तक बताया जा रहा है यूबीपी का अगर वो है तो वाकई में जो प्रशांत जी ने कहा वो एक तरीके से ये माना जाएगा कि बाला साहब ने जो किया था और शिवसेना ने अपनी पकड़ बना के रखी, लेकिन मुझे इसके चांसेस अभी भी राजीव जी बहुत कम नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम उम्मीद जो है यहाँ पे। और बहुत जगहों पे बीजेपी एक तरफा लीड लेती हुई, लेकिन बहुत जगहों पे बीजेपी एक तरफा लीड क्यों ले रही है? क्या बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है महाराष्ट्र में? सवाल उठता है। अमलेंदु जी, क्या आपको लगता है कि अगर बहुत ही निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से अगर चुनाव को देखा जाए, क्या वैसा चुनाव आप उम्मीद करते हैं कि उसी ढंग से चुनाव हुआ है, या यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि चुनाव में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, धांधली है? आपका नजरिया इस पर? नहीं, कुछ ना कुछ नहीं राजीव जी, बहुत धांधली है चुनाव में, और ये तो साफ तौर पे है और कल से ही आरोप लग रहे हैं। एक तो जिस तरीके से एग्जिट पोल आ गए पहले ही, भाई अभी परसेंटेज नहीं आया है, कल शाम को ही चुनाव आयोग ने परसेंटेज क्यों नहीं बताया, भाई कितना परसेंटेज हुआ? आपको आज गिनती करानी है, कल जब हो गया तो कल शाम को ही आपको परसेंटेज बता देना चाहिए था, कितने प्रतिशत मत पड़े, कुल कितने वोट पड़े, वो नहीं बताया गया। स्याही को लेकर लगातार सवाल उठ ही रहे हैं और खूब वीडियो वायरल हो रहे हैं, उस पर कोई सफाई जो है चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है कि भाई ये मार्कर का इस्तेमाल क्यों किया गया, वो कैसे मिट जा रहा है। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि भाई ये काम अगर बीजेपी कर रही थी दूसरे लोग भी कर सकते थे, लेकिन दूसरे लोगों को क्या मालूम था कि ये भी किया जा सकता है? बीजेपी के लोगों को मालूम होगा कि ये किया जा रहा है, इस तरीके से मिटाया जा सकता है, तो वहाँ इंतजाम किए गए होंगे। इसका जवाब ये भी हो सकता है। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली रही है और जिस तरीके के आरोप लगे और उन पर कोई जवाब जो है चुनाव आयोग का नहीं आया, और मतलब निर्विरोध कई जगहों पर जीत हो गई, तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि साजिशें जो हैं वो छोटी मोटी नहीं हैं, बड़ी साजिशें हैं। और जैसा कि इकबाल साहब कह रहे थे कि भाई 1 लाख करोड़ के लगभग का बजट है, यानी राजीव जी आप समझिए कि छोटे मोटे राज्य के बराबर का बजट अकेले मुंबई नगर निगम का है, बीएमसी का है। तो कैसे आखिर बीजेपी इसको अपने हाथ से जाने दे? चुनाव लगातार टाले गए तो टाले ही इसलिए गए, उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई गई तो सरकार ही इसलिए गिराई गई कि बीएमसी किसी तरीके से कब्जे में आए। तो इसके लिए तो मतलब कुछ भी करेगा वाली स्थिति जो होती है, तो बीजेपी के लिए कुछ भी करेगा वाली स्थिति है। अगर ये मान लीजिए उलटफेर बड़ा हो भी जाता है और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और कांग्रेस मिलकर इस स्थिति में पहुंचते भी हैं कि वहाँ अपना मेयर बना लें,
तो क्या गारंटी है कि उस स्थिति तक पहुंचने के बाद भी बनने दिया जाएगा, कोई और तरकीबें नहीं लगाई जाएंगी। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के ऊपर तो लगातार सवाल हैं और लगातार सवाल उठ रहे हैं। सिर्फ जो है कि उद्धव ठाकरे लगा रहे हो ऐसा नहीं है, रोहित पवार को भी हम लोगों ने सुना, वो भी आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस भी आरोप लगा रही है, राहुल गांधी सीधे सीधे जो है आरोप लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र की का मर जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। तो ये साफ तौर पे है। और अकेली बीजेपी है जो चुनाव आयोग के साथ खड़ी हुई है। तो इसलिए तो सवाल उठते हैं भाई अकेले बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच में क्या ये दुरभी संधि है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ खड़ी रहती है, चुनाव आयोग बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। तो जाहिर सी बात है गिव एंड टेक का मामला है। तो जो जिम्मेदारी सौंपी गई होगी चुनाव आयोग को, वो चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ कर रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग ईमानदारी के साथ अपना काम कर रहा है। अगर ये देखा जाए तो किसके लिए ईमानदारी के साथ काम कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। स्पीच इकबाल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी इकबाल जी। अमरेंदु जी इस तरीके से बता रहे थे, अमरेंदु जी जुड़े नहीं थे, समीर जी नहीं जुड़े थे। अमरेंदु जी देखिए, हमारे नए दर्शकों को हम बता दें कि जो इस बार इलेक्शन हुआ है कॉर्पोरेशन का, उसकी एक अहम और बहुत खास वजह ये रही कि मुंबई के अंदर 227 सीटें आती है। सभी जगह पे तो बीजेपी नहीं खड़ी हुई, कुछ जगह शिवसेना भी खड़ी हुई, लेकिन जो कैंडिडेट खड़े हुए थे, हर कैंडिडेट के साथ 20-20 लोगों की एक टीम दी गई थी जो राज्य के बाहर से आई थी, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह से। ये जो टीम थी, इसके पास ओवरऑल पूरी प्लानिंग, पूरा डेटा, पूरी सारी ही चीजें मौजूद थी। वो डिसाइड करती थी कि वार्ड के अंदर जो अधिकारी, अपना जो कैंडिडेट है, वो किस तरह चुनाव के अंदर जाएगा, क्या प्लानिंग रहेगी, किस तरह वोटिंग होगी, किस तरह सोशल मीडिया होगा। इस 20 आदमी के साथ के अंदर ये जो कोर टीम होती थी हर जगह, मतलब ये एक वार्ड के अंदर जो कैंडिडेट है वो उसी के इशारे से चलता था। अच्छा, ये जो 20 आदमी की जो कैंडिडेट की टीम थी, ये सीधे दिल्ली से कनेक्टेड थी एक तरीके से। हर वार्ड के अंदर एक बीजेपी का वार्ड प्रेसिडेंट होता है, जिसका काम होता है कि वार्ड का ध्यान रखना। ये मतलब ये तो साल के 365 दिन होता है, लेकिन इलेक्शंस के अंदर उसकी भूमिका बहुत अहम इसलिए हो जाती है कि उसके साथ में टोटल 10 और लोगों की टीम होती है, यानी 11 लोगों की टीम होती है, जिसके अंदर महामंत्री, मंत्री, माइनॉरिटी और अलग अलग जो इनकी को टीम होती है, उसका एक एक व्यक्ति जो है उसमें जोड़ा जाता है। अच्छा, इन सभी के नीचे आता है, ये वार्ड के नीचे आता है ईपी, यानी कि बूथ प्रेसिडेंट होता है। हर बूथ के ऊपर एक प्रेसिडेंट होता है, मान लीजिए आप, और हर बूथ का प्रेसिडेंट के अंडर में जो है पन्ना प्रमुख होता है, यानी कि एक पेज पर कितने वोटर्स है उसके ऊपर वो पन्ना प्रमुख बनाते हैं। तो ये लगातार एक बहुत बड़ी कोर टीम बनाई जाती है माइक्रो लेवल पर, और वो पन्ना प्रमुख तक की मैं अगर बात करूं तो पन्ना प्रमुख का काम ये है कि एक पेज पे अगर 45 से 60 वोटर्स के नाम है तो उनको ट्रैक करना, उनको डेली जाके मिलना, उनके साथ बातचीत करना, उनको एक एक चीज समझाना, और अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति जो है हमारे खिलाफ जा सकता है तो उसकी सारी जानकारियां जो है वो ऊपर हाईकमान तक पहुंचाना। अच्छा, इन सभी चीजों को लेकर के अगर मैं बात करूं, ये जो 20 लोग आए हैं और कैंडिडेट से लेकर के पन्ना प्रमुख तक जितने लोग हैं, सबके नाम दिल्ली तक एक सॉफ्टवेयर के जरिए वहां उस वार्ड के अंदर जो वार्ड नंबर होता है उस जरिए वहां पहुंचाए जाते हैं। दूसरा, उनको ये एक्सेस होती है कि जितने भी वोटर्स है उसकी लिस्ट उनके अंडर में जितने आते हैं वो उनके अंडर में है। अच्छा, पन्ना प्रमुख के ऊपर होता है बूथ प्रमुख। बूथ प्रमुख 4 या 5 बूथ प्रमुख के ऊपर होता है शक्ति प्रमुख। ये शक्ति प्रमुख का काम है कि ये टोटल 5 बूथों को ध्यान देता रहे। बूथ प्रमुख का काम है कि वो पन्ना प्रमुख को लगातार देखता रहे, और पन्ना प्रमुख का काम है कि हर घर के अंदर वो जाकर के एक एक वोटर का ध्यान रखे। अच्छा, उसमें अगर उनको लगता है कि कोई ऐसे नाम है जो बाहर है, उसकी जगह कुछ चीजें करनी है, तो जो SCI वाला इस्तेमाल है वो भी किया जा सकता है। उनकी दूसरी को टीम है वो भी पूरा काम कर सकती है। इस तरह एक बहुत बढ़िया इससे प्लान किया जाता है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर खेल ये है कि जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अगर वोटर्स घर से नहीं निकलते हैं, किसी वजह से उनके पास ट्रैवलिंग का या किसी चीज का प्रॉब्लम है, खाने जाने का, रहने का कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारी ही चीजें उन्हें वहां तक सुविधाएं दी जाए। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं उनके पास एकदम ठोस जानकारी थी कि किस बूथ पर किसका नाम है और किसको कहां ले जाना है। इसमें कोई भी अलग ऐसी बात नहीं है। हालांकि मुंबई के अंदर एक चीज बहुत अच्छी जो कल हमने देखी, इलेक्शन कमीशन की साइट पर लोगों के नाम मौजूद नजर आ रहे हैं, लेकिन आप जब बूथ पे जाते हो तो बुक में जो है वो नाम नजर नहीं आ रहा है। ऐसे भी कई वाक्य सामने आए, मतलब
आप अगर चैलेंज करोगे तो उनका कहना है कि देखिए आप साइट पे जाइए, आपको मिल जाएगा। और वही चीजें जो बूथ लेवल पे जो नाम दिए गए थे उसके अंदर से नाम गायब है, यानी कि आप घूमते रहिए, अपना नाम खोजते रहिए, आपको अगर मिल गया आप दिखा दीजिए तो वो ले लेंगे, नहीं तो बोलेंगे कि भूल जाइए आप। तो इस तरह जो ये खेल को माइक्रो लेवल से पूरी तरीके से बीजेपी ने संभाला है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर बीजेपी के कोई कैंडिडेट या बूथ लेवल के जो लोग हैं, वार्ड प्रेसिडेंट, अगर किसी एकनाथ शिंदे या उनके अलायंस वाले लोगों के पास जाते हैं, वो उसके लिए कैंपेनिंग करते हैं, तो ये कैंपेनिंग का खर्च वगैरह जितना भी है वो उस कैंडिडेट से नहीं मांगा जाएगा। इनकी जो लिस्ट है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, उसको जो है वो पैसा लगातार पहुंचता रहता है। ये पैसा जो है एक 20 लोगों की जो टीम है उसके अलावा जो कैंडिडेट है वहां तक भी आता है। दूसरा वार्ड प्रेसिडेंट को आता है। वार्ड प्रेसिडेंट का काम है नीचे वालों को देना, वो अपने ईपी वालों को देगा, ईपी की टीम जो होगी वो ईपी प्रमुख जो है उनको पैसा पहुंचाएगा, फिर पन्ना प्रमुख तक वो पैसा पहुंचता है, शक्ति प्रमुख तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है। तो माइक्रो लेवल पर ये बहुत बड़े खेल खेले गए थे, चाहे वो पैसों की बात हो, जैसे अचल भी कह रही थी कि कई जगह घर गृहस्थी के सामान बांटने की बात आई, तो ये खुल करके उन्होंने सारी चीजें की है, इसमें कोई दुराई नहीं है, कोई डर नहीं रहा उन सारी चीजों को लेकर के। और इन चीजों को लेकर के इलेक्शन कमीशन जो है वो चुप्पी साधे हुए रहा है। आप देखिए कि इससे पहला इस तरह की चीजें कभी सामने नहीं आई। ये बात जो इन्होंने खेला है वो लगातार में, और हम आप समझ नहीं सकते हैं कि एक पन्ना प्रमुख, जबकि उसकी जो पकड़ है वो अपने आप के अंदर अपने क्षेत्र में जहां रहता है उसी इलाके का वो पन्ना प्रमुख लिया जाता है कि उसका वो वोटर भी हो, तो उसका भी अगर डेटा दिल्ली तक है और उसको एक्सेस दिल्ली तक है, वो जब चाहे वहां से बात करके अपने वोटर्स के बारे में जानकारी ले सकता है या पल पल की जानकारी दे सकता है। तो इस लेवल से ये चीजें की जा रही है। मशीन का खेल अलग होता है, नाम काटने का खेल अलग होता है, इस तरह के माइक्रो लेवल की चीजें अलग होती है। तो आप ये मानिए कि अगर 227 कैंडिडेट है क्षेत्र के अंदर, 20 के हिसाब से गिनिए तो 4,500 से अच्छा लोग जो है वो बाहर से आए हुए हैं। अच्छा, इस पूरी टीम के ऊपर निगरानी करने के लिए एक विजिलेंस कमेटी बिठा के रखी है लोगों ने कि हमारा कोई व्यक्ति इधर उधर कूद तो नहीं रहा है। वो एक टीम जो है आरएसएस के साथ मिलकर के लगातार घूमते रहती है और उनका काम है कि अगर कहीं भी अगर किसी को डर होता है कि इकबाल या समीर या अमरेंदु कोई भी दिख रहा है या हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो उनकी तुरंत जानकारी जो है वो भेजी जाती है और उसको तुरंत हटाया जाता है उस टीम से। तो इस लेवल से ये जो काम एक तरीके से जमीनी लेवल से किया है, दूसरा मशीन के लेवल से अलग चीजें चली है, स्याही के लेवल से अलग चीजें चली है। तो आप इस पूरी चीजों को अगर समझे तो बहुत बड़े लेवल से चीजें की जाती है। वहीं जो शिवसेना है या कांग्रेस है या उनके कोई भी अलायंस हो, उनके पास ये ताकत नहीं है, ना ही उनके पास इतना बड़ा डेटा है, ना ही उनके पास वो डेटा रूम है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर एकनाथ शिंदे ने अपना डेटा रूम जरूर बनाया है, किसी हद तक उनकी टीम जो है ये सारी चीजें काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये सारी चीजों में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। वही ठाकरे परिवार भी जो है कर जरूर रहा है, लेकिन इतने बड़े लेवल से वो चीजें नहीं कर रहा है। एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि मुंबई और खास करके महाराष्ट्र के अंदर जो शाखा हुआ करती थी, शिवसेना की शाखा है, तो शाखा के अंदर जो शाखा प्रमुख होता था उसका काम था कि वार्ड लेवल पे एक एक चीजों को ध्यान देना। लेकिन अभी धीरे धीरे करके वो शाखा का कल्चर भी कमजोर होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि शिवसेना के अपने अंदर ही दो गुट हो गए, एक तरफ एकनाथ शिंदे, एक तरफ बाला साहब ठाकरे। तो इस गुट के अंदर अब सरकार खुद भी चाह रही है कि किसी तरीके से एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको मजबूत किया जाए और ठाकरे परिवार को जो है वो कमजोर किया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आने वाले दिनों में ठाकरे का अगर वर्चस्व खत्म होता है तो एकनाथ शिंदे को तो कभी भी एक दूध की तरह निकाल के फेंका जा सकता है, जैसे अदर राज्यों में सारी चीजें की गई है। तो इस राज्य के अंदर अभी सबसे बड़ा सवाल है एकनाथ शिंदे। हालांकि शरद पवार जो है वो न चाहते हुए खत्म हो चुके हैं। भतीजे अजीत पवार कई बार कह चुके हैं कि वो सत्ता में आ चुके हैं, तो देखिए धुल के वो साफ है और सत्ता में बैठे हुए। तो उनको ये सारी चीजें पता है कि अब धीरे धीरे करके हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम जब चाहे इनको खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा टेंशन था वो ठाकरे परिवार का था। उन चीजों को लेकर के इस बार महानगर पालिका में निपटाने की कोशिश की जा रही है। राजीव जी, बहुत बड़ी बात, ये जो गेम प्लान है बीजेपी का, उस गेम प्लान को आप यहां समझा रहे थे। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते थे, फिर आता हूं समीर जी आपके पास। प्रशांत जी, देखिए जो इकबाल साहब बता रहे हैं वो तो देखिए जिसके पास भी कॉर्पोरेट मनी इतना आएगा तो ये सब चीजें तो बड़ी आसान सी हैं।
और ये बीजेपी करती है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि जैसे अभी इकबाल ही कह रहे हैं कि बहुत से लोगों का वोटर इधर उधर हो गया, क्या बीजेपी के किसी मतदाता का वोटर इधर उधर हुआ है? क्या बीजेपी के किसी कैंडिडेट ने ये आरोप लगाया कि उसके मतदाता को सही पोलिंग बूथ नहीं मिल रहा है? तो ये किस लेवल पे चीजें होती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग, जो ये फ्रॉड हो रहा है इलेक्शन के साथ, उसकी बड़ी मेटिकुलस बूथ लेवल पे प्लानिंग है। वो डेटा है उनके पास, उनको पता है चुनाव आयोग को कि किसका बूथ डिस्टर्ब करना है, किसका नहीं करना है। आपको कभी भी, आपकी आवाज नहीं आ रही, मशीन में भी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी यही होता है। और इकबाल जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। जी इकबाल जी। मैं यही जो प्रशांत जी कह रहे हैं मैं वही कर रहा हूं कि जो पार्टीज अलग अलग डेटा इलेक्शन के वक्त तैयार करती है, साल भर पहले से आपकी हर चीज को तैयार करके रखते हैं। देखिए, आप एक चीज को मार्क करिए कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक वीडियो डालती है, उसके 10 या 15 मिनट के अंदर इनके पास काउंटर वीडियो वो डालना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह है कि उनकी एक कोर टीम जो है, जैसे मैंने पन्ना प्रमुख की बात की, तो उस तरह के जो पन्ना प्रमुख जो होते हैं, उनको जो कॉर्पोरेट लेवल का फंड मिलता है, उससे जो पैसे पहुंचते, वो एक एक घर की निगरानी रखता है कि कौन आया है, कौन गया है, किसी चीजों को उनके फेवर में। तो ये जो डेटा ऊपर पहुंचता है, उसी डेटा के आधार पर काम किया जाता है और उनको लगता है कि ये क्षेत्र के अंदर हमारी पकड़ कमजोर है, उसी के नाम गायब किए जाते हैं, उन्हीं के नाम उड़ाए जाते हैं। तो ये जो खेल बाकी पार्टी जो है नहीं कर पा रही है। बीजेपी लगातार जो पैसा उनके पास अभी सत्ता में आने के बाद आ रहा है, उसका पूरा भरपूर इस्तेमाल हर लेवल से कर रही है, चाहे वो नाम हटाने के चक्कर में, मशीन के चक्कर में, जानकारियों के चक्कर में। बाकी पार्टियां चुनाव को लोकतंत्र के हिसाब से लड़ रही हैं। मैं इकबाल साहब जहां रहता हूं, ये बीजेपी, ये आरएसएस का गढ़ कहलाता है। ये जहां मेरा घर है, मेरे घर कभी पन्ना प्रमुख नहीं आया। तो ये वोटर नहीं है उनके, इसलिए नहीं आया। नहीं, लेकिन चलिए मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हम सही कह रहे हैं, मेरे घर भी नहीं आया। हिम्मत ही नहीं होती है कि इन लोगों के घर जाएं। नहीं है। बहुत सी सिर्फ कहानियां, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है जो चला जाता है मीडिया में। ये बहुत सी कहानियां भी हैं, ऐसा नहीं है कि इतना मेटिकुलस प्लानिंग है। जिनके साथ इलेक्शन कमीशन खड़ा, उनको क्या प्लान करने की जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ कि ये चुनाव हो रहा है, रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ लाइव चल रहा है, 10 मीडिया हाउस में और लाइव चल रहा है। क्या एक भी कहीं एक बीजेपी के कैंडिडेट ने, जो हारने वाला भी कैंडिडेट हो, कहीं तो बीजेपी कैंडिडेट हार भी रहे ना, सब तो नहीं जीत रहे हैं, हार गया ना। तो जो बीजेपी, धारावी का रिजल्ट, बीजेपी का कैंडिडेट हारा ना धारावी में। अभी चलिए एक मिनट धारावी में जो जीती हैं कांग्रेस की, उनकी बाइट सुन लेते हैं जरा पहले। हम लोग चर्चा करते रहेंगे। और ये आप सही कह रहे हैं, मेरे घर भी कोई नहीं आया आज तक, और शायद या तो हिम्मत नहीं होती है या ऐसा कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेकिन तीसरी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कि कल आप लोगों ने एग्जिट पोल देखा होगा, तमाम अलग अलग चैनलों पे एग्जिट पोल चले, लेकिन कुछ चैनलों पे एग्जिट पोल में ये बता दिया गया कि उत्तर भारतीयों में कितने प्रतिशत लोगों ने वोट दिया, दक्षिण भारतीयों में कितने प्रतिशत वोट दिया, मराठा कितने प्रतिशत वोट दे दिए। ये सब कुछ आप शाम तक बिल्कुल तैयार कर लिए, जबकि चुनाव आयोग ये तैयार नहीं कर पाया कि ओवरऑल कितने प्रतिशत की पोलिंग हुई है। मजेदार है, बहुत मजेदार है, इंटरेस्ट है, लीजिए, मजे कीजिए। अगर आप लोग धुरंधर और बाकी फिल्मों से अगर बोर हो गए होंगे तो इस फिल्म को देखिए, जो कल आप लोग देख चुके होंगे। लेकिन यहां रिजल्ट है, रिजल्ट में आइए और देखिए कि क्या रिजल्ट में आ रहा है। लेकिन उससे पहले जरा धारावी चलते हैं और वहां जीती हुई पहली कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की अभी जिनका रिजल्ट आया थोड़ी देर पहले, क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे, ये जीत के पीछे हमारी खासदार वर्षाताई गायकवाड़, आमदार डॉक्टर ज्योतिताई गायकवाड़, इन लोग का सपोर्ट है। उन लोग के आशीर्वाद से ये सीट आई है। बस मैं अभी, और हमारे जो सब कार्यकर्ता है 183 के, उनकी जीत है ये। लेकिन कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल आए थे वो पूरे अलग थे और आप जीत के आए। हाँ, वो तो है।
यहाँ पे जो काम हुआ है वहाँ के, यहाँ पे जो मेरे मिस्टर 10 साल से यहाँ के नगर सेवक थे, ये उनकी जीत है, उनकी वजह से ये सब हो गया है। तो अभी आप सुन रहे थे 10 साल तक इनके पति थे और अब ये हैं और लगातार जीत है। लेकिन प्रशांत जी कुछ जोड़ रहे हैं। जी प्रशांत जी। देखिए, धारावी हम लोग गए थे। धारावी वो इलाका है जिसपे निगाह अडानी जी की है, और अगर वहां पे कांग्रेस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतता है, कांग्रेस का विधायक जीतता है और वो कॉर्पोरेट भी जीतता है, इसका मतलब क्या है कि धारावी की जनता अडानी जी के प्रोजेक्ट के खिलाफ है। बिल्कुल धारावी की जनता का हम लोग तो अडानी देख के चुके खिलाफ हैं, वोट। जाके आपने भी रिपोर्टिंग की, आंचल ने रिपोर्टिंग की, वहां पे लोगों से बातचीत हुई, इकबाल भाई साथ में थे। हम लोगों ने साफ साफ मकान- देखा कि वहां की परिस्थितियां क्या हैं और वहां के लोग हर क्या कह रहे दरवाजे हैं। जी पे प्रशांत जी। नंबर लिख दिया गया है, हर दरवाजे पे नंबर है, किसको डिमोलिश करना है, जिसको अपरूट करना है, जिसको बाहर ले जाना है, जिसका मकान कब्जा करना है, वो नंबर लिख दिए गए हैं। वो नंबर पैनिक क्रिएट करते हैं, इसलिए वहां पे ये जो वोट है वो दरवाजे पे लिखे नंबरों के खिलाफ है, इसलिए वहां पे कांग्रेस जीत रही है। वो बेसिकली ये वोट अडानी के खिलाफ है। अडानी उस पूरे इलाके को कब्जा करना चाहते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल जी सही राजीव। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बीच बीएमसी में एक ट्रेंड बताता हूं, बहुत मजेदार है। और इसमें ये तो ट्रेंड की बात है, एक जगह बीएमसी नहीं, एक जगह नोटा, ये भी बीएमसी में है। नोटा सबसे आगे है। ऑफिशियल ट्रेंड जो है, अभी जो ऑफिशियल ट्रेंड है मतलब चुनाव आयोग ऑफिशियल की तरफ से, नोटा उसमें एक जगह नोटा एक आगे जगह नोटा आगे है। अब देखिए मजेदार है इकबाल भाई, और बीएमसी में एक सीट पर नोटा आगे है, नोटा आगे एक सीट पे। और ये ऑफिशियल चुनाव आयोग का जो ऑफिशियल ट्रेंड है उस पे बता रहा हूं, नोटा एक सीट पे आगे है। हालांकि नोटा बेचारा जीतेगा नहीं, क्योंकि उसको चुनाव आयोग ने पहले ही खारिज कर रखा है, लेकिन फिर भी नोटा ने अपनी ताकत दिखा दी है कि हम भी आगे आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं, जो रिजल्ट है थोड़ी बहुत। दोस्तों होता क्या है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे साथी अलग अलग हमारे प्लेटफॉर्म पे आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और बहुत गंभीर चर्चा हम करते हैं, लेकिन बीच बीच में थोड़ी बहुत मौज मस्ती की बातें भी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर दिन भर सुस्त रहें, पड़े रहें और हमारी ऐसी बहुत भारी भारी बातें सुनते रहें आप, तो नींद आने लगेगी। मौसम भी नींद वाला ही है, क्योंकि रजाई में घुसे रहिए। अगर उत्तर भारत में आप हैं और दिल्ली और आसपास हैं, या उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, इन जगहों पे हैं, या उधर अगर आप हरियाणा पंजाब साइड हैं, इधर से देख रहे हैं, तो आप जानते हैं कि सर्दी अच्छी पड़ रही है। और वैसे में थोड़ा सा चाय की चुस्की के साथ थोड़ा मज़ेदार बातें भी हो तो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग, हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि दरअसल चुनाव आयोग बहुत ईमानदारी से बीजेपी का काम कर रहा है। बहुत सही लिखा इन्होंने कि चुनाव आयोग बहुत ईमानदारी के साथ बीजेपी का काम कर रहा है। ये इनका कहना बहुत सही है, बहुत ज़रूरी बात इन्होंने, रविंदर भाई ने लिखी है ये बात कि आप लोग कुछ भी बोलो, ज्ञानेश कुमार बीजेपी का काम ईमानदारी से कर रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप। और हमारे एक साथी, बहुत प्यारे साथी हैं, सुधीर जोशी जी, मुझे ट्रोल करते रहते हैं, मज़ा आता है मुझे भी, बीच बीच में थोड़ी गुदगुदी होती है, मज़ा आता है। तो सुधीर जोशी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। कंग्रेचुलेशन डीबी लाइव फॉर विनिंग ओनली धारावी। लेकिन धारावी, एक धारावी कितना इंपॉर्टेंट है सुधीर जोशी जी ये आप समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। कभी जाइए वहाँ शॉपिंग करने के लिए और अंदर घुसिए ज़रा, अगर धारावी नहीं गए हैं तो अंदर जाइए और थोड़ा उन गलियों में चक्कर लगाइए, जैसे बल्ली मारा की गलियां हैं वैसे ही उन गलियों में चक्कर लगाइए तो आपको समझ में आएगा। या अगर आप दिल्ली आएंगे तो आपको ले चलूंगा खोरा, वहां पे घुमाऊंगा उन गलियों में। तो खोरा की गलियां हो या उधर धारावी की गलियां हो, धारावी जीतना क्यों जरूरी है विपक्ष का, इस बात को समझिए। जाइए वहां के दर्द को महसूस कीजिए। मैं कतई नहीं चाहूंगा कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर कल को टूट जाए, कतई नहीं चाहूंगा। लेकिन जिनके घर टूट रहे हैं, जिनका आशियाना उजड़ रहा है, उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या गुजरती है, किस ढंग से तकलीफें आती हैं।
उनसे पूछिए। सुधीर जोशी जी, बहुत शुक्रिया आपका कमेंट लिखने के लिए। लिखते रहिए और मज़े लेते रहिए, हम भी मज़ा लेते हैं आपकी बातों से, और ट्रोल करते रहिए। लेकिन आना चाहता हूं, इधर हमारे साथी स्टूडियो में मौजूद हैं समीरात्मज मिश्र जी के पास। समीर जी, बहुत शांतिपूर्ण, आप बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं हम लोगों की बातों को। जरा समझूं आपसे कि क्या यहां पर, देखिए पैटर्न समझ में आ रहा है, कई जगहों पे बीजेपी आगे है ये, लेकिन एक बात यहां जो प्रशांत टंडन जी, इकबाल भाई, हमारे और साथी अमलिंदु जी, आंचल, सब जो अपनी बात यहां रख रहे हैं, ये गति बहुत धीमी है। ये धीमी गति का कारण यहां समझ में नहीं आ रहा है। प्रशांत जी जिसका अंदेशा यहां पर लगा रहे हैं, क्या आपको भी यही लगता है कि ये धीमी गति चुनाव आयोग जानबूझ के कर रहा है? क्योंकि ईवीएम से ये वो नहीं है कि चलो 1 2 3 4 कागज बैलेट पेपर नहीं यहां काउंट कर रहे हैं। यहां मशीन में एक बटन दबाए कट 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 कट, जैसे रुपए गिनते हैं ना, यहां रुपए से भी तेज गिना जाता है। यहाँ पर एक बार आ जाता है ये पार्टी, इसको इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें, सब कुछ फीड है पहले से। समीर जी। जी बिल्कुल राजीव जी, ये मशीन की गिनती, मशीन में हर चीज़ की आसानी होती है तो गिनती भी आसान होती है, लेकिन ये गिनती धीमी अगर हो रही है तो उसके पीछे कारण है, और पहली बार नहीं हो रहा है। अभी बिहार के चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, और इसके पहले लोकसभा चुनाव में भी देखा था। ख़ास तौर पर आपको अच्छे तरीके से याद है वाराणसी सीट का, कि किस तरीके से वहाँ घंटों जो है एक ही रुझान दिखाई पड़ा, और उसके बाद सीधे रुझान दिखाई पड़ता है कि अब ये जीत हो गई है, और रुझान से पहले हार दिखाई पड़ रही थी। वहाँ प्रधानमंत्री मोदी खुद उम्मीदवार थे। तो इसके पीछे ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई तकनीकी खामी है, जिसके पीछे कारण बड़े होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, और वो वही कारण होते हैं जो दर्शक लिख रहे हैं, जिनका अभी आपने जिक्र किया कि ये जीत किसकी, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। ये हम लोग ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब आप ये देखिए, केवल राजनीतिक पार्टियां नहीं लगा रही हैं, लोगों के भीतर भी लोग भी ये समझ रहे हैं कि आखिर कैसे हो रहा है। जो अभी शुरू में हमने कहा कि इन चुनाव में केवल नतीजे ही नहीं प्रभावित किए जा रहे हैं, यानी चाहे वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को भी हम ले लें, या फिर बिहार के चुनाव को ले लें, विधानसभा चुनाव को, हरियाणा को, यहाँ कई भारतीय जनता पार्टी के कई मकसद कामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में आप देखिए, बिल्कुल चुनाव को, नतीजों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जो बीजेपी चाह रही थी बिल्कुल वही नतीजे निकाल कर रख दिए गए। यानी सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घोषित कर बना देना, अपने वो कैसे जीती है, जैसे भी जीती हो, लेकिन नतीजों का जो फॉर्मेट है वो तो यही दिखा रहा है कि ये नतीजे ऐसे नहीं आ सकते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र के जो नतीजे आए कि वहाँ भी शिंदे कैसे कमज़ोर हुए, और बीजेपी वहाँ पर पहली बार सबसे बड़ी पार्टी बनकर आती है और नंबर 1 की पार्टी बनती है, फिर अपना मुख्यमंत्री बना रही है। और यहाँ भी जो दिखाई पड़ रहे हैं कि मुंबई और पुणे, ये जो दो मुख्य एक गढ़ हैं, यानी एक शिवसेना का और दूसरा पवार का, वहाँ इसमें कॉरपोरेशन के चुनाव में वहाँ किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे दिखाई पड़ रही है। दूसरी बात ये, कुछ सीटों पर चाहे धारावी हो, चाहे वो हो, और भी कई जगहों पर जहाँ इंडिया गठबंधन के, अब इसमें गठबंधन जैसी चीज़ तो नहीं रह गई है, लेकिन फिर भी अगर जिनको हम विपक्षी समझ रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस पार्टी के को समझ रहे हैं, वहाँ भी उनकी जीत हो रही है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है। सारी की सारी सीटें जिता देने पर सवाल ज़्यादा उठ जाएंगे, और तब बचाव के लिए, डिफेंड करने के लिए पॉइंट नहीं रहेगा। इसलिए कुछ और लोगों को भी जिता दिया जाता है इन चुनाव में। पर पूरा पैटर्न जो है बिल्कुल एक तरीके का दिखाई पड़ रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों से ये जो नतीजों का जो स्वरूप है, उन्हीं को देखकर ये लगता है कि विपक्ष आरोप लगाता है तो गलत नहीं है। चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका है, और कैसे माइक्रो लेवल पर उसकी पूरी तैयारी की जाती है, जानकारी ली जाती है। इकबाल साहब अभी बता ही रहे थे, पूरा बहुत विस्तार से उन्होंने बताया था। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बता रही हैं कि चुनाव आयोग इनमें क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने ट्वीट किया था बिहार चुनाव के बाद कि इसमें जो सबसे बड़ा विजेता होना चाहिए वो तो ज्ञानेश कुमार को उसका वो सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। तो अब जितने चुनाव होंगे, अगर इस तरीके के नतीजे आते रहेंगे तो उसमें वो भूमिका रहेगी। फिर दूसरी बात ये भी है कि बाकी लोग
जो मैनेजमेंट की भी बात होती है कि और लोग इसको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेदारी के तरह से लेते हैं चुनाव को, और भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से लेती है कि किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, उसको खुद को आगे रखना है, जीतने में भी गठबंधन में भी खुद को आगे रखना है, और गठबंधन के बाकी सहयोगी जो दूसरी जगहों पर पहले आगे रहे हो उनको भी धीरे धीरे काटते हुए जाना है। तो ये चीज़ें इतनी आसानी से संभव नहीं होती हैं, इनके पीछे निश्चित तौर पर पूरा जो मैनेजमेंट है, सरकार का सत्तारूढ़ जो यानी वहाँ के प्रशासन का, उसका सहयोग होता है। एक और बात अभी देख रहा था मैं, कुछ जगहों पर खबर चल रही थी कि शिवसेना के एक मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं एकनाथ शिंदे के जो मिनिस्टर हैं इस समय, कि हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस मार रही है और सत्ता का ऐसा दंभ नहीं होना चाहिए, यानी वो लाठीचार्ज किया है, वो खुद सत्ता में रहकर और सत्ता का दंभ बता रहे हैं कि वो केवल भाजपा के, यानी वो अपने को सत्ता का मान भी नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, और ये सब आखिरकार नुकसान पहुंचाती हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और लोकतंत्र से फिर लोगों का भरोसा उठने लगता है कि अगर ये नतीजे जो संभावित नहीं है और फिर भी लोगों की संभावना के बिल्कुल विपरीत आते हैं, और जिनकी आशंका जताई जाती है कि ऐसा होगा, ये चीज़ें हो रही हैं, तब फिर वहाँ से लोगों का भरोसा उठने लगता है, जो अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अच्छा संकेत नहीं दिखाई देता है जब ये भरोसा उठने लगता है। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि चुनाव आयोग ये भरोसा कायम करने, बनाए रखने में क्यों नहीं मदद कर रहा है। जनता का खुद की मदद भी करनी चाहिए उसे, और साथ साथ ये भी होनी चाहिए यहाँ पर कि आखिर यहाँ से तस्वीर वो आए सामने जहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश में चुनाव आयोग दिखाई दे, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा दिखता नहीं है। इस बीच स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बीएमसी 227 में से, जो बीएमसी की 227 सीटें हैं, 227 में से 210 सीटों के रुझान आए हैं, जिसमें बीजेपी 115 सीटों पर, बीजेपी प्लस जिसमें शिवसेना शिंदे गुट भी है, 115 सीटों पर बीजेपी यानी महायुति जो है वो आगे है, और 72 सीटों पर यूबीटी आगे है, शिवसेना उद्धव गुट, मन से और एनसीपी शरद पवार गुट, ये तीनों मिलकर 72 सीटें, कांग्रेस पार्टी और वंचित अघाड़ी ये दोनों मिलकर 12 सीटें, और 11 सीट अदर्स के खाते में 210, 272 में से 210। लेकिन अभी भी इसमें से 114 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, ऑलरेडी 115 सीट जो है वो यहां पर दिखाई दे रही है बीजेपी के खाते में। यानी यहां दिखाई दे रहा है कि बीएमसी में महायुति, बीजेपी लीड महायुति अब कह सकते हैं, उसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। और बाकी जगहों में लातूर ऐसी सीट है, लातूर नगर निगम, जहां कांग्रेस अभी भी लीड बनाए हुए है। लातूर में कांग्रेस लगातार लीड बनाए हुए है। कोल्हापुर में कांग्रेस पिछड़ गई है, लेकिन लातूर में कांग्रेस अभी भी लीड बनाए हुए है। यह एक इंपॉर्टेंट खबर कांग्रेस के लिहाज से देखी जाए तो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लातूर हो या कुछ एक दो सीटों पे ही अगर आप लीड बनाए रख रहे हैं मात्र, तो इसका मतलब यह नहीं है। कांग्रेस 32 सीटों पे आगे है लातूर में, बीजेपी 14 सीटों पे, बाकी किसी का खाता नहीं खुला है, ये खबर भी आ रही है। तो 32 और 14 लगभग डबल से ज्यादा। अमलेंदु जी कैसे देखते हैं इस चुनाव की प्रक्रिया को, कैसे देखते हैं अमलेंदु जी यहां पर बीएमसी को, कैसे देखते हैं आप दूसरे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रुझान सामने आ रहे हैं? हाँ देखिए राजीव जी, जो दूसरे के रुझान सामने आ रहे हैं और जो बीएमसी का चल रहा है, एक चीज़ तो साफ समझ में आ रही है कि जैसा कि हमारे एक दर्शक ने कहा कि चुनाव आयोग बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहा है बीजेपी के लिए, तो वो तो दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर। और वो इसलिए दिखाई पड़ रहा है राजीव जी कि एक तो जैसे पहले आया कि साहब 69 जो थे वो बिना चुनाव लड़े जीत गए, उनमें एक देवेंद्र फडणवीस के कज़िन जो हैं वो भी चुनाव जीत गए। तो अगर मुख्यमंत्री के कज़िन जो हैं वो ही अगर जीत गए तो आप समझे जा सकते हैं कि किस तरीके से सब किया जा रहा होगा, और ईमानदारी से चुनाव काम करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर चुनाव का चुनाव 20 जनवरी को होगा, हाँ, और अब जो ये राजीव जी आ रहा है सामने, मतलब जिस तरीके के अभी, हालांकि अभी भी ये राजीव जी रुझान है और पूरे रुझान जो हैं अभी वो भी सामने नहीं आए हैं, तो इसलिए अब जो टक्कर दिखाई पड़ रही है अगर आप देखिए तो यूबीटी प्लस जो है वो 72 है और आईएनसी 12 है मतलब, तो और 115 पे बीजेपी है प्लस है। तो अभी
अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मेयर तो बनता वो दिखाई पड़ता है, अगर ये रुझान जो है उन नतीजों में बदलते हैं। लेकिन ये बात ये कि ये धीरे धीरे काउंटिंग क्यों कराई जा रही है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पहले आप कुछ इलाकों में करा रहे हैं, फिर आप कुछ इलाकों में करा रहे हैं, तो इसको लेकर भी सवाल उठे। तो यानी है कि ये प्रेशर बनाने की भी एक टैक्टिक्स के तौर पे देखा जा रहा है कि इस तरीके से मतगणना कराओ ताकि देर हो और एक माहौल बने कि साहब बीजेपी बहुत तगड़े तरीके से लीड कर रही है, भले ही बाद में चीज़ें वो पलटती हुई दिखाई दें। अब ये कितना पलटेंगी नहीं पलटेंगी हम नहीं कह सकते, लेकिन जो चल रहा है और जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी की भी कोई सफाई किसी तरीके की नहीं है, चुनाव आयोग की भी किसी तरीके की कोई सफाई नहीं है, और आरोप जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू हुए उस दिन से ही आरोप लगना शुरू हो गए थे। अब कल एक पत्रकार है प्रीति सोमपुरा, उनका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। वो वोट डालने के लिए गई तो मालूम पड़ा उनका वोट काट दिया गया और वोट उनका जो है वो वेबसाइट पे मौजूद है, लेकिन वो वोट डालने की नहीं है। उनकी सोसाइटी में से 40 में से 32 लोगों के नाम कटे हुए थे, मतलब जो वोट डालने के नहीं मिले। तो अब इस पर चुनाव आयोग क्या सफाई देगा? तो भाई 40 लोगों के नाम वेबसाइट पे हैं लेकिन वो बूथ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो 32 लोग जो उनमें से गायब हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। इस तरीके के बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी वो बाहर निकल के मीडिया से बात कर रही थी और बीच में एक बुजुर्ग जो आकर के तमाम आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग को बीजेपी को लेकर। तो ये जो सब विजुअल्स आ रहे हैं राजीव जी, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा करते हैं कि अगर इतना ज़्यादा अनरेस्ट है, बीजेपी को लेकर इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि हेमा मालिनी को मीडिया से बात नहीं करने दे रहा है एक बुजुर्ग आकर के, और तमाम जो है आरोप लगाए जा रहे हैं और भीड़ जो है जो लोग खड़े हुए वो उनका समर्थन कर रहे हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग के जरिए कुछ खेल किया गया होगा, या चुनाव आयोग का नहीं हो। अब जो रोहित पवार ने आरोप लगाया कि साहब 15 मिनट का अंतर है ईवीएम मशीनों के टाइम में और जो समय चल रहा है, तो भाई ये मशीनें कहाँ से आई थी? बांग्लादेश से आई थी क्या? बिल्कुल। तो लग तो ये रहा बांग्लादेश की मशीनें हैं। जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं तो नतीजे तो राजीव जी यही बता रहे हैं कि बांग्लादेश की ये मशीनें होंगी। तो हो सकता है बांग्लादेश से आई हो, नया चुनाव आयोग है चूँकि, तो नए काम कर भी सकता है, मशीनें बांग्लादेश की भी आ सकती हैं, और नोटा एक क्षेत्र में आगे चल रहा है। तो ये बहुत कुछ जो है राजीव जी इशारा करता है कि ये ठीक है, चुनाव आपको कराना था, चुनाव हुआ और इसको लेकर पहले ही सब शंकाएं व्यक्त की जा रही थी, तो वो नतीजे अगर इतने के बाद भी अगर आप 115 पे ही अभी आप दिखाई पड़ रहे हैं 210 में, तो ये राजीव जी मुझे लगता है बीजेपी को भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि क्या ज्ञानेश कुमार जी ईमानदारी से काम कर तो रहे हैं लेकिन पूरी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं जी, वरना लेकिन यहाँ पे बिहार जैसे नतीजे आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे जो एग्जिट पोल जो हैं, जो 150 सीटें दे रहे थे, कल हमने देखा एग्जिट पोल में, वो भी यहाँ पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी की तरह। प्रशांत जी, देखिए, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया, जिस दिन इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष हो गया, तो जितने गुप्ता जी टाइप लोग हैं एग्जिट पोल करने वाले, इन सब के एग्जिट पोल हमेशा गलत होंगे, क्योंकि ये हमेशा बीजेपी को जीता हुआ दिखाएंगे। अभी क्योंकि इलेक्शन कमीशन साथ है तो बीजेपी जीतती है, तो उनका एग्जिट पोल कमोबेश ठीक रहता है। जिस दिन यहाँ पे टीएन सेशन टाइप कोई आ गया और इलेक्शन कमीशन जो है ठीक हो गया, या सुप्रीम कोर्ट ने ही कुछ कर दिया कल को अगर, तो इनके एग्जिट पोल गलत हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अब तक का जो रुझान है, अब काउंटिंग को शुरू हुए 3 घंटे से ऊपर हो चुका है राजीव। 3 घंटे में तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के, बड़े राज्यों के लगभग 80-90% और 100% रुझान आ जाते हैं। ये सिर्फ शहरी इलाकों में नगर पालिका के चुनाव है ये, और उसके बाद भी आप देखिए कि मुंबई के भी सारे नहीं है और बाकी जगह भी बहुत पीछे हैं। तो ये स्लो काउंटिंग जो हुई है ये साजिशन है। अभी इसके बारे में बातें कम हो रही हैं, लेकिन अभी ये धीमे धीमे नेता लोगों को, जो कैंडिडेट है, वो बताएंगे ये स्लो काउंटिंग क्यों की जा रही है। ये स्लो काउंटिंग जब रुकती है तो उसके बाद क्या होता है, जब वापस काउंटिंग शुरू होती है तो फिर क्या होता है, ये अभी, क्योंकि हम तो कैमरे के सामने बैठे हैं और हम ज़्यादा इसमें अभी पता नहीं कर सकते, लेकिन जब लोगों से फोन में बात करेंगे तो
समझ में आएगी चीज़ें कि ये स्लो काउंटिंग क्यों हो रही है। लेकिन जो स्क्रीन पे दिख रहा है और जो बाकी जगह पे भी मैं देख रहा हूँ कि नासिक में आप 122 में से सिर्फ 53 जगह का रुझान है, नागपुर में 143 151 में चलिए वहाँ तो काफ़ी आ गए, लेकिन पुणे में भी 122 ही है। तो ये तो स्लो काउंटिंग एक फैक्टर है, बड़ा फैक्टर है जिस पे बात होगी आगे। दो तीन चीज़ें जो अब तक की हैं उसको मैं दोहरा दूं। एक, जितनी सीटें आ रही हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे को, तो ब्रांड ठाकरे परिवार तो बच गया। विपक्ष में रहकर, सत्ता से बाहर होकर, ईडी सीबीआई के दायरे में रहकर और रिसोर्सेस खिंच जाने के बावजूद अगर वो ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मराठी मानुस ने उनका साथ दिया है। और इस चुनाव में, चाहे वो थाने का चुनाव हो, चाहे वो मुंबई का चुनाव हो, असली और नकली शिवसेना का भी फैसला मुंबई के लोगों ने कर दिया कि बाल ठाकरे की लेगेसी किसके पास गई है। दूसरा फैसला यहाँ पे हो गया कि अजीत पवार की पॉलिटिक्स, देखिए शरद पवार तो अब जिस ओवर के जिस पड़ाव पे है उसके बारे में क्या कहा जाए, उन्होंने जितनी इनिंग खेलनी थी खेल चुके हैं। अजीत पवार की पॉलिटिक्स में बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। अपने ही घर में लोगों ने उनको साथ नहीं दिया। जो बात हमको लग रहा था कि शायद ये वहाँ पे पुणे की म्युनिसिपल में एनसीपी का कब्जा हो जाएगा, लेकिन अब वो जिस तरीके का रुझान है, लगता नहीं कि संभव है और बहुत पीछे हैं। तो इतना पीछे होने का वजह मतलब यही है कि उनकी पॉलिटिक्स में अब बड़ा एक रुकावट या सवाल खड़ा हो गया है कि उनकी भविष्य की पॉलिटिक्स क्या होगी। वॉशिंग मशीन का फायदा हो गया, लेकिन वॉशिंग मशीन के बाद का फायदा नहीं मिला उनको। जनता ने साथ नहीं दिया, वॉशिंग मशीन से धुल गया गए, लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया। तीसरी एक जो बड़ी बात है, जो जिसका नेशनल बीजेपी के पॉलिटिक्स में जिसका असर होगा, वो देवेंद्र फडणवीस है। ये चुनाव, जैसा मैंने कहा कि ये चुनाव में मोदी अमित शाह नहीं गए थे, देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार किया था, उनके लीडरशिप में ये हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है कि अयोध्या हार चुके योगी जी से बड़ी दावेदारी नंबर 2 के लिए अब देवेंद्र फडणवीस की हो गई है। और अब ये चर्चा बीजेपी के अंदर होगी कि कौन आगे। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस दिल्ली आने के लिए योगी आदित्यनाथ भी, लेकिन वो रिजल्ट वैसा नहीं दे पाए। देवेंद्र फडणवीस ने वो रिजल्ट भी दे दिया, विधानसभा में भी और अब बीएमसी में भी, जैसे भी दिया हो, लेकिन वो दे दिया। तो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी वाले मामले में तो पीछे छोड़ चुके हैं। जी राजीव, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी अपनी बात रख रहे थे और इसमें कैसे यहाँ इस चुनाव के रिजल्ट के अंदर जो राजनीति चल रही है उस राजनीति को उजागर करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे एक तरफ बृहन मुंबई जो सबसे बड़ा नगर पालिका, सबसे बड़ी नगर पालिका है, जिसमें इसको ऐसे ही बृहन मुंबई महानगर पालिका कहते हैं, महानगर पालिका है। बजट इस बार का जो आएगा लगभग 1 लाख करोड़ का होगा। 78,000 करोड़ का बजट तो ऑलरेडी पहले है, लेकिन 2017 में ये चुनाव, आखिरी चुनाव के बाद 5 साल बाद 22 में चुनाव होना चाहिए था, लेकिन 2022 में चुनाव ना होकर ये चुनाव अब 2026 के इस 15 जनवरी को चुनाव करवाए गए और 16 जनवरी आज इसका रिजल्ट आ रहा है। नतीजे आपके सामने हैं, नतीजे नहीं, रुझान आपके सामने हैं। 210 सीटों के रुझान आपके सामने हम लेकर आए हुए हैं बीएमसी के, बृहन मुंबई महानगर पालिका के, और उसमें 110 सीटों पर बीजेपी गठबंधन
महायुति कह सकते हैं, वो आगे है, और यूबीटी गठबंधन जिसको महाविकास आघाड़ी कह सकते हैं, हालांकि उसमें एक आउट है और एक इन है। आउट जो है वो कांग्रेस है, जिसको आप बाहर देख रहे हैं 11 सीटों के साथ कांग्रेस और वंचित अघाड़ी दोनों को एक साथ देख रहे हैं आप। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, ये दोनों 11 सीटों पर लीड करते हुए। यूबीटी यहां पर जो शिवसेना उद्धव गुट है उसके साथ अब मनसे गुट भी साथ में है, यानी राज ठाकरे भाई भाई एक साथ आ गए, भाई भाई साथ आए, लेकिन उतनी कमाई नहीं हुई जो कमाई होनी चाहिए थी, यानी सीटों की कमाई नहीं हुई, सीट नहीं बढ़ा पाए जो यहां बीजेपी बढ़ाकर ले गई है। और इनके साथ एनसीपी शरद पवार गुट भी है। तो महायुति में मनसे की एंट्री, महाविकास आघाड़ी में एनसीपी की एंट्री होती है, मनसे की एंट्री होती है, और उधर एनसीपी शिंदे गुट आउट होता है, एनसीपी माफी चाहूंगा अजित गुट आगे होता है। इतना वहां गड़बड़ है समीरात्मज मिश्र जी, इतना गड़बड़ है, ये इधर वो उधर, ये इसके साथ वो उसके साथ नहीं, हम इनके साथ लड़ेंगे। चाचा भतीजा एक जगह साथ आए, लेकिन वहां भी ओवरऑल जो यहां रुझान है, रुझानों के पैटर्न को देखिए तो साफ समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जी बिल्कुल। मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, तो मैं उसको बताना चाहूँगा। हालांकि उन्होंने हल्के मूड में लिखा है, लेकिन बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। भेज रहे हैं कि हमें तो लगता है जहां ईवीएम में वोट ज़्यादा हैं वो ईवीएम मशीन दूसरे चुनाव क्षेत्र में ट्रांसफ़र कर दे रहे होंगे, जैसे पुराने ज़माने में मूवी की रील एक हाल से दूसरे हाल में ट्रांसफ़र करते थे। स्लो काउंटिंग का रीज़न तो यही लग रहा है। तो ये इस तरह ये चीज़ें केवल ऐसा नहीं है कि वहाँ जो पार्टियाँ चुनाव लड़ रही हैं उनके बीच में और पत्रकारों के बीच में, विश्लेषकों के बीच में आ रही हो, आम लोगों को भी ये सारी इन सब चीज़ों का एहसास है, जानकारी है और उनको पता लग रहा है। कोई अनभिज्ञ नहीं है कि आखिर ईवीएम से गिनती हो रही है, उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है। वहाँ तो ये भी नहीं होगा कि मशीन ख़राब हो गई, ख़राब हो जाएगी तो जितने वोट पड़े हैं वो सब गए उसमें। तो यहाँ ये इस स्लो मोशन का रीज़न क्या है? स्लो मोशन का रीज़न यही है कि मन मुताबिक जहाँ पर चीज़ें नहीं आ रही होंगी, या एक काफ़ी देर तक ये माहौल बनाए रखना कि यहाँ पर एक बीजेपी बिल्कुल जीत रही है, या और उसके बाद फिर नतीजे अगर थोड़े बहुत हेर फेर वाले आते भी हैं तो उतनी देर के लिए एक माहौल को मीडिया में बनाए रखना है, या जो भी हो। वहाँ चूँकि बहुत सारी सीटों पर यह भी होता है कि कम अंतर रहता है, जीत हार का कम अंतर रहता है, वहाँ लोग काउंटिंग सेंटर पर भी दबाव बनाए रखते हैं, फिर से काउंटिंग की बात करते हैं। इन सब वजहों से भी काउंटिंग स्लो हो रही हो, और जब स्लो हो जाती है तो फिर क्या होता है, बाद में जिसको जिताना चाहते हैं वहाँ के अधिकारी, वहाँ जो मतगणना अधिकारी होते हैं वो जिता ले जाते हैं। प्रशासन का रोल बहुत अहम हो जाता है, वो भी तब जबकि सब कुछ सत्तारूढ़ पार्टी के फेवर में हो रहा हो, सारा पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार की गई हो एक खास पार्टी के लिए, गठबंधन के सहयोगियों के लिए भी नहीं, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी भी उसी तरह की शिकायतें कर रहे हैं। शिवसेना के मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को पीट दे रहे हैं पुलिस वाले। ये सरकार का ये दम्भ है, इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। अरे भाई, सरकार में तो आप भी हैं, तो वो अपने को भी नहीं मान रहे हैं सरकार में। हाँ, एक ज़रूर है कि स्टेपनी की तरह लगे हुए हैं, लटके हुए हैं, 2-4 लोगों को मंत्रिमंडल में पद मिला हुआ है, लेकिन सरकार में उनकी कोई भूमिका नहीं है, ये उनको भी अच्छे से पता है। इन परिस्थितियों में अगर ये सारे चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव के नतीजे बहुत हैरान करने वाले कहा जाए नहीं है, क्योंकि इस तरह के चुनाव होंगे, इस तरह की चुनावी तैयारी होगी, इस तरह लोगों को प्लेइंग फील्ड मिलेगा, तो फिर नतीजे ऐसे ही आएंगे, या बल्कि उस तरह के आने चाहिए थे जो एग्जिट पोल वालों ने जिस तरह की ये उम्मीद की थी। यानी उनको लग रहा था कि बिहार वाला माहौल फिर से बन जाएगा। क्या करना है, कोई वोटिंग मशीन में जिन लोगों ने वोट दिया है केवल वही तो गिने नहीं जाने हैं। और ये सारी चीज़ें इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि ये शिकायतें वहाँ आम मतदाताओं की आ रही हैं। जिस तरह से अभी अमलेंदु जी ने उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण ढेरों पड़े हैं। कल से हम लोग कितने देख रहे हैं, कई लोग पर्सनली बता रहे हैं कि उनके नाम कट गए, उनकी सोसाइटी में, उनके इलाके में 20 लोगों के नाम कट गए। तो ऐसे 1-2 उदाहरण नहीं है, पर इन सबसे हैरानी की बात है कि इन सारी शिकायतों पर
चुनाव आयोग का क्या रुख है, चुनाव आयोग का क्या रिस्पांस है, वो हैरान करने वाला है। किसी की कोई शिकायत से उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है चुनाव आयोग पे। लेकिन ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्लो गति से यहां पर काउंटिंग हो रही है। ये स्लो गति से काउंटिंग का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये पूछा जा रहा है। बार बार कई लोग ये सवाल अब कर रहे हैं कि ऑलरेडी अब 1:20 ईवीएम से काउंटिंग, और ईवीएम की काउंटिंग में आप याद कीजिए कि चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो, चाहे देश का चुनाव यानी लोकसभा का चुनाव हो, इन चुनावों में हमने देखा है कि अगर ईवीएम से काउंटिंग होती है, वोटिंग होती है, उसके बाद ईवीएम काउंट किया जाता है, तो वो बहुत तेज गति से वहां काउंटिंग होती है। और अब तक एक रुझान जो है वो रिजल्ट में तब्दील होते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर बृहन मुंबई महानगर पालिका की बात करें तो यहां दिखाई दे रहा है कि सिर्फ अभी तक एक नतीजे घोषित हुए हैं, वो भी धारावी के, जिसमें कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। बाकी जगह अभी तक लीड या अभी काउंटिंग की ही बात चल रही है। 227 में से 210 सीटों के यहां पर रुझान सामने आए हैं, जिसमें से 110 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे है, 77 सीटों पर यूबीटी यानी शिवसेना उद्धव गुट आगे, और आईएनसी यानी कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर आगे। अदर्स के खाते में 12 सीटें यहां जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीएमसी की बात हो रही है, लेकिन उसके अलावा तमाम अलग अलग कॉर्पोरेशन की बात करें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें, तो उसमें मैक्सिमम जगह पर बीजेपी लीड में है। लेकिन लातूर में यहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी से डबल से भी ज्यादा सीटों पर आगे है। तो लातूर कांग्रेस के हवाले जाते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वहां की जो नगर पालिका है वो उसके हवाले, कांग्रेस के हवाले जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बीएमसी में इस बार बीजेपी बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। अभी भी बीएमसी में बीजेपी का गठबंधन जो है वो 214 सीटों का जो जादुई आंकड़ा है उसको अभी तक पार नहीं किया है, और उसका इंतजार रहेगा कि ये आंकड़ा कब ये छूते हैं, पार करते हैं। एक बार इन्होंने पार किया था, 115 सीटों पे आए थे, लेकिन फिर खिसक कर पीछे आ गए। चूंकि यहां पर ये रुझान है, रिजल्ट नहीं आए हैं, रिजल्ट का इंतजार रहेगा। लंबा वक्त चल रहा है, धीमी गति से यहां पर काउंटिंग हो रही है। इस धीमी गति काउंटिंग का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इस पर चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। चुनाव आयोग की रणनीतियों पर भी चर्चा कर रहे हैं, और यह समझने की कोशिश हम लगातार करते रहे हैं कि चाहे वो एसआईआर हो, चाहे ईवीएम से वोटिंग हो, चाहे फॉर्म 16-17 की बात हो, या वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात हो, इन तमाम मसलों पर चुनाव आयोग कई जगह चुप्पी क्यों साध लेता है। कई जगह चुनाव आयोग के ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं जिन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग नहीं देता है। राहुल गांधी लगातार देख रहे हैं आपकी चुनाव आयोग के ऊपर, और अभी भी थोड़ी देर पहले स्याही घोटाले की बात को उजागर करते हुए राहुल गांधी ने मुंबई मिरर अखबार के फ्रंट पेज को दिखाते हुए उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि ये जो वोट चोरी हो रही है ये राष्ट्रीय अपराध है, और इस पर चुनाव आयोग को हस्तक्षेप करना चाहिए, या चुनाव आयोग इसमें मिला हुआ है। लेकिन आंचल यहां यह दिखाई देता है कि जब जब चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी ढंग के आरोप लगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता सामने आ जाता है, या अलग अलग बाइट्स बयान देने लगते हैं। सबके बयान एक ही तरह के होते हैं, लेकिन क्या यहां पर जो बातें आम जनता के बीच अब प्रचारित हो रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसी के लिए चुनाव आयोग काम करता है, ये हम आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं कह रहे हैं। जो यहां पर प्रचारित है, जो यहां पर कहा जा रहा है, जो बातें यहां सुनाई पड़ रही हैं, उन्हीं बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। रिजल्ट और जो रुझान है वो आपके सामने है, लेकिन जो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगते हैं वो कितने गंभीर हैं, ये जरा बताइए। जी राजीव जी, आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत करती हूँ, क्योंकि बहुत जगह हमने खुद भी देखा है। कल की बात की जाए तो नासिक में बहुत जगह पर ईवीएम बंद पाई गई थी, और उसके अलावा भी कई जगहों पर ईवीएम। एक मिनट आंचल आपके पास आता हूं, शायद माइक आपके काम नहीं कर रही, लेकिन आते हैं आपके पास जरा जल्दी से। अमलेंदु जी आपके पास, ये चुनाव आयोग की बात हो रही है, चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के ऊपर लगते हुए आरोप जो लगाए जा रहे हैं उसको किस हिसाब से देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर किस्म के आरोप हैं, और मैं भी देख रहा था कि एक मराठी मीडिया है वो चला रहा है कि एक व्यक्ति जेल में है और उसका वोट डल गया। हाँ, वो व्यक्ति जेल में है और उसका वोट डल गया, ये दिखाया उसने सबूत के साथ बाकायदा कि उस पर टिक लगा हुआ है, वोट डल गया है और वो व्यक्ति जेल में है। तो आप समझ सकते हैं, कोई मराठी चैनल पे वो दिखाया जा रहा है। हाँ, कुछ मराठी चैनल पे था वो। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव हुआ है कि जो व्यक्ति जेल में है उसका वोट डल गया,
स्याही को आप जो है वो सैनिटाइजर से आप मिटा सकते हैं। ये है, पहले ही लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। किन लोगों के नाम काटे जा रहे हैं वो भी सब स्पष्ट है, जिनके नाम काटे गए। उसके बाद भी लगा कि कब्जा नहीं हो पाएगा, तो फिर ये किया गया कि एक ही परिवार के मालूम पड़ा कि 10 लोग हैं तो 10 अलग अलग बूथों में कर दिया गया। बहुत सारे तरीक़ों से ये इंतज़ाम किया गया कि किसी तरीके से 114 का आंकड़ा जो है वो पार हो जाए राजीव जी। तो ये इंतज़ाम करने की कोशिश की गई, खासतौर से बीएमसी के लिए, और बाकी जगहों पर भी इसका कोशिश की गई। तो यानी अब देखिए जो भूख है भारतीय जनता पार्टी की राजीव जी, अब वो हवस में बदलती जा रही है कि अब आपको खाना है तो खाना है, भले ही पेट फट जाए, लेकिन इतना खाना है ये भले ही पेट फट जाए। तो ये जो है जो कर रही है बीजेपी चुनाव के साथ मिलकर, तो इसका फिर प्रतिवाद जनता की तरफ से आना शुरू हो चुकी है। आदमी सोचेगा ना कि भाई चलिए, आप लोकसभा चुनाव में आरोप लगाते हैं कि हमें नहीं मालूम भाई कि मुंबई के आदमी को नहीं मालूम कि उत्तर प्रदेश में क्या हुआ होगा, या बंगाल में क्या हुआ होगा, बिहार में क्या हुआ होगा, लेकिन हमें अपने नगर निगम का तो मालूम है ना, अपनी म्यूनिसिपैलिटी का तो मालूम है ना कि हमने किसको वोट दिया था, लोगों का रुझान क्या था और नतीजे क्या आ रहे हैं। तो ये इससे मतलब अगर आप इतना छोटा चुनाव जो है इसको भी अगर आप ईमानदारी से नहीं होने देंगे तो फिर इसमें चुनाव का मतलब क्या रहता है, लोकतंत्र में फिर मतलब क्या है इसका, ये सवाल राजीव जी उठना शुरू हो जाएंगे फिर। और फिर यही गुस्सा जो है फिर ये सड़कों पर भी दिखने लग सकता है अगर बीजेपी इसी तरीके से चुनाव के साथ मिलकर करती रहेगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है क्या? यहां पर बार बार बीजेपी के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर, खासकर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के ऊपर ये आरोप क्यों लगते हैं कि ज्ञानेश कुमार बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी की बी टीम बनकर रह गए हैं? यहां पर चुनाव में तमाम चुनावों में बीजेपी को जिताने या बीजेपी के सहयोगियों को जिताने की कोशिश चुनाव आयोग क्यों करता है? ऐसे सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उठाए जाते हैं और ऐसे आरोप दूसरे दल भी, विपक्षी दल भी लगा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर। ज्ञानेश कुमार सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति आज की तारीख में हैं, और लेकिन चर्चित व्यक्ति अगर वो अच्छे कामों के लिए होते तो ज़्यादा खुशी होती इस देश को कि एक बढ़िया शानदार चुनाव आयुक्त मिल गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है? ये एक बड़ा सवाल। इन सब के बीच सवाल यहां पर यह भी है कि चुनाव में धांधलियों पर कैसे रोक लगे, ये एक बड़ा सवाल है। और लेकिन चुनाव में जो गड़बड़ियां यहां हो रही हैं, जिस बारे में बात हम लगातार कर रहे थे, आंचल एक बार आना चाहता हूं दोबारा आपके पास, फिर समीर जी आपके पास आता हूं। चुनाव की बात कर रहे थे हम, अपनी बात आप आगे बढ़ाइए, थोड़ा आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यहां पर एक बार फिर से यही कि ये जिस ढंग से, जिस गति से काउंटिंग हो रही है उसमें साफ दिख रहा है, क्योंकि लगभग 1:30 बजने को है, आधा दिन निकलने को है, और अभी तक यहां पर एक जो आना चाहिए एक रुझानों के हिसाब से तो साफ दिख रहा है कि कई जगह, सब जगह बीजेपी बीजेपी बीजेपी, लातूर को छोड़ के, लातूर और कुछ एक जगह छोड़ के, लातूर में कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ आगे है, और लेकिन दूसरी जगहों पे बीजेपी आगे है। और इसीलिए यहां पर जो बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना के भरोसे गई थी, याद कीजिए, वो बीजेपी यहां आज शिवसेना को दो फाड़ करके, एनसीपी को दो फाड़ करके खुद यहां पर अपना परचम लहरा रही है। और इसीलिए यहां चुनाव आयोग पे भी, चलिए आपकी स्ट्रेटेजी होगी, सियासत में हर चीज जायज है, हर चीज जायज है सियासत में, कहते हैं कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, ये सियासत में कहा जाता है कि आज जो दोस्त है कल दुश्मन हो सकता है, कल जो दुश्मन है वो आज दोस्त हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग के साथ कैसी दोस्ती है, ये सवाल भी तो पूछे जा रहे हैं। और जनता, आप भी लोगों के बीच घूमती हैं, जब पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करती हैं, लोग ऐसी बातें तो करते होंगे ना। जी बिल्कुल, कई बार हमने खुद लोगों से जाकर बात की और इस बारे में लोगों ने हमें अपनी परेशानियां भी बताया। अभी हाल ही का मैं एक इंसिडेंट बना देती हूँ कि बिहार जब हम गए थे तो बिहार में एक जगह पर मतदान किए जा रहे थे, तो वहाँ पे एक इंसान हमारे पास आता है और बोलता है कि जो अभी SIR हुआ उसके बाद से जो नाम है, मेरी फैमिली में 4 लोगों का नाम नहीं है, लेकिन मेरा नाम उस लिस्ट में आया है, और जबकि पिछली बार मेरी फैमिली के सभी लोगों ने मतदान किया था लेकिन इस बार उनका नाम नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़े करता है कि एक ही फैमिली के 4 मेंबर जिनमें से एक का
नाम है लेकिन बाकी के तीनों का नाम नहीं है। और वहीं अगर हम बीते दिन की बात करें, जैसे महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए, तो अभी तक हमने हमेशा यही देखा है कि इंक से जो है, इंक से हाथ पर ही लगाया जाता था, उंगली पर निशान, लेकिन इस बार मार्कर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये भी सवाल खड़े करता है कि आखिर चुनाव आयोग इस बार मार्कर का इस्तेमाल क्यों कर रहा है, कि जबकि अब तक इंक का इस्तेमाल करता आया है, और वो भी ऐसे मार्कर का इस्तेमाल जो कि बहुत जल्द ही सैनिटाइजर से मिट जाता है। यानी कि मतलब कोई भी इंसान आए, वोट दे, चला जाए, फिर वापस से वोट दे सकता है उसको मिटाने के बाद। तो ये बहुत बड़ी जो प्रक्रिया है वो घोटाला माना जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं धांधली मानी जा रही है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता आया है। और इसके अलावा सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले ही एंड वक्त पर चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव कर दिए, नियम बदल दिए, मतदान के लिए भी और मतगणना के लिए भी। तो ये भी कई सवाल खड़े करता है कि 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले चुनाव आयोग ऐसे नियम कैसे बदल सकता है। और विपक्ष तो यही आरोप लगाता आ रहा था कि जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की मदद के लिए काम कर रहा है, सरकार की मदद कर रहा है, और अब वो सही साबित होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। राजीव जी, जैसा कि हम देख सकते हैं जिस तरीके के नतीजे आए हैं, 227 में से 210 के रुझान जो आए हैं उसमें से 110 पर बीजेपी दिखाई दे रही है और वहीं 77 पर यूबीटी है। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकता है साफ साफ। लेकिन जो नतीजे आए हैं कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करने वाले हैं, क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही कहता आ रहा है कि चुनाव आयोग धांधली कर रहा है और वो भी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। और चुनाव आयोग को भी ये सोचना चाहिए कि आखिर ये सवाल उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं, हमें कुछ तो ऐसा करके दिखाना चाहिए जो जनता को भरोसा हो, क्योंकि जनता का भरोसा चुनाव आयोग से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो स्याही मिटाने वाली बात थी, ये सिर्फ स्याही नहीं है, कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मिटाने की साजिश करार दी जा रही है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ये मामला है। अब ऐसे में चुनाव आयोग क्या करता है ये देखना होगा। बिल्कुल, इस बीच ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, बसई की बात हो रही है। 115 सदस्यीय निगम में बहुजन विकास आघाड़ी 80 सीट पर आगे है। बसई की बात, 115 सदस्यीय निगम में यहां पर बसई विरार में बीजेपी 30 सीटों पर आगे है। बसई विरार की बात चल रही है और यहां बसई विरार में बीजेपी 30 सीटों पर आगे है। बसई विरार नगर निगम में बहुजन विकास आघाड़ी को बहुमत, यहां बसई विरार नगर निगम में बहुजन विकास आघाड़ी को बहुमत है। यह यहां पर देख रहे हैं 115 सदस्यीय ये नगर निगम है जिसमें 80 सीट पर बहुजन विकास आघाड़ी आगे है। बसई विरार में बीजेपी 30 सीटों पर आगे। ये आपके सामने ब्रेकिंग, और इधर आप ऊपर देख रहे हैं बीएमसी, बगल में आप अलग अलग निगमों में किसको कहां कितनी सीटें मिली हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में 139 में से 128 सीटों पर रुझान, बीजेपी 85, 85 और एनसीपी 40 और 3 अदर्स के खाते में। लेकिन इस बीच आप हमारे स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज में बसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देख रहे हैं और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि महाविकास आघाड़ी 115 सीटों के साथ सरकार अपनी सत्ता काबिज करते हुए नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी की बात कर रहा हूं बसई विरार में। और तो एक तरफ यहां बीजेपी के बल्ले बल्ले मैक्सिमम जगहों पे, लेकिन कुछ जगहों पे महाविकास आघाड़ी और कांग्रेस पार्टी यहां मुकाबले में डटकर अपना योगदान या सामना करते हुए नजर आते हैं। जल्दी से आना चाहता हूं यहां समीर जी आपके पास। समीर जी, किस हिसाब से आप देखते हैं आज के इस रुझानों को? अगर देखा जाए तो साफ साफ अगर रुझान जो है धीमी गति से है, लेकिन रुझानों में यहां बीजेपी मैक्सिमम नगर निगमों में आगे है। रुझानों में तो अभी तक राजीव जी यही लग रहा है कि आखिर रुझानों में इतनी देरी क्यों हो रही है, नतीजे अभी तक क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उस तरह से जैसे दिखाई पड़ने चाहिए। अभी आप लोग जिक्र कर ही रहे थे कि तमाम बड़े राज्यों में अब तक ये पता लग जाता था कि क्या परिणाम पूरी तरीके से आने वाला है, यानी अब किसकी सरकार बननी किसकी नहीं बननी है ये तय हो जाता था। यहाँ अभी रुझान आ रहे हैं और रुझान भी इस तरह के आ रहे हैं कि अभी बड़े उलटफेर तक दिखाई पड़ रहे हैं। बीएमसी की अगर हम लोग बात करें, अभी कुछ देर पहले 114 उससे 115-16 सीटों पर थी, फिर कम हुई, उधर शिवसेना की सीटें बढ़ रही हैं। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इतनी देर तक लगभग 1:30 बज चुके हैं और काउंटिंग 10 बजे से शुरू हुई है, अब तक यहाँ नतीजों में तब्दील होते क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्या कारण है? और दूसरी बात ये कि अब ये रुझान या अब नतीजे जब आएंगे तब वास्तविक विश्लेषण तो उसका तभी होगा क्या कुछ होगा, लेकिन जिस तरीके से रुझान भी दिखाई पड़ रहे हैं उन रुझानों के हिसाब से, और कल जो मतदान हुआ है वो मतदान में किस तरीके से उसमें पूरा एक मजाक हुआ है, उसको लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक के बाद एक जितने भी चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव किस तरीके से बिल्कुल हल्के में लिए जा रहे हैं, लोगों की तरफ से नहीं, चुनाव आयोग की सिस्टम की ओर से।
और जैसे स्याही का ही मसला था कि अब आप बताइए कि आपके पास स्याही नहीं, आप मार्कर लगा दे रहे हैं, ये कौन सा मजाक है? या मार्कर में या अगर हो तो फिर वही वाली इंक हो तो एक समझ सकते हैं कि हाँ न्यू इलेक्शन कमीशन है वो अपग्रेड कर रहा है अपने सिस्टम, लेकिन मार्कर में वही मार्कर वाली स्याही, बाहर गए लोग जिससे नेल पॉलिश को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, उससे साफ किया, दोबारा फिर आए और यहाँ जो लोग जेल में बंद है वो भी वोट दे दिए। तो पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है, यानी जो चुनावी प्रक्रिया है, उसको बिल्कुल मजाक का विषय बना दिया गया है। ये इस चुनाव में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। इस चुनाव में जो कुछ स्पष्ट साफ दिखाई दे रहा है उसका जिक्र यहां कर रहे थे हमारे साथी समीर आत्मज मिश्र, और साथ में जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी और आंचल भी। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं महाराष्ट्र में निकाय चुनाव, नगर निगम चुनावों की बात हम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट आज आ रहे हैं और